हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, एकदम मस्त होगे, जबरदस्त होगे। और आज के हमारे इस सेशन में हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ द अनदर चैप्टर विच इज केमिस्ट्री का आपका क्लास 8th वाटर चैप्टर। अब ये वाटर चैप्टर देखने में इजी लगता है, बट रियली अगर समझा जाए तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। और जो सोर्सेज ऑफ वाटर है वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड इवन आपको पूरा होल चैप्टर अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए इसकी। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन थ्रू वन शॉर्ट वीडियो। और इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य जो है वो ये है कि जो अभी तक आपने पढ़ रखा है, ऑलरेडी आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं वाटर में, आपके पास नोट्स होंगे, आपने अपने नोट्स वगैरह सब कुछ बना रखे होंगे, आपने पढ़ रखा होगा इस चैप्टर को कई बार। बट आज हम लोग रिवीजन पर्पस से इस चैप्टर को करने वाले हैं, यानी कि वन शॉट में रिवीजन करने वाले हैं इस पूरे ही चैप्टर का। तो देखते हैं, सबसे पहले तो देखो पूरा ही चैप्टर करना है, तो यानी कि सारे ही जो टॉपिक्स होंगे हमारे इंपॉर्टेंट वो सारे कवर होंगे इसमें। तो अब चलते हैं आगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो यार वाटर चैप्टर में देखो, वाटर में जो हल्की फुल्की चीजें थी आप सभी ने क्लास 6 क्लास 7 में पढ़ रखी थी। जैसे कि वाटर जो है वो हमारी बॉडी में कितना परसेंट मौजूद है, इस पूरी अर्थ पर वाटर का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, मोस्ट ऑफ द एरिया जो होता है वो कवर होता है वाटर के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने छोटी 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 पढ़ रखी होंगी। तो हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम वाटर के बारे में बात करें तो वाटर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के लिए वाटर का एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले वाटर करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें आते हैं हमारे ह्यूमंस, एनिमल्स और हमारे प्लांट्स। तो प्लांट्स में कैसे जो वाटर है वो रोल प्ले करता है, साथ में जो ह्यूमंस हैं यानी कि हमारा, है ना, इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग ह्यूमन है। तो एनीवेज, तो ह्यूमंस में भी हमारा जो वाटर है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज कि कैसे जो एक वाटर है वो हमारे जीवन में, है ना, किस तरीके से रोल प्ले करता है, हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी है। तो इसको समझ लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा हायर लेवल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि एक बेसिक चीज़ मैं बता रही हूँ कि जो आपके चैप्टर में दी हुई होगी, दी हुई है कि क्या होता है ना, वाटर का रोल हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे दैट इज दी हमारी बॉडी के बारे में। अगर हमारी बॉडी के बारे में बात करें तो 70% वाटर जो है हमारी बॉडी का कवर होता है वाटर के थ्रू, एंड जो हेल्प करता है हमें कूल रखने के लिए। देखिए बेटा, क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में देयर आर सो मेनी फंक्शंस जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स कराते हैं। हमारी बॉडी में लगातार 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 बैक टू बैक फंक्शंस हो रहे होते हैं, है ना। हम कितनी चीज़ें दिन भर में करा रहे होते हैं, हम रेस्पिरेशन भी करा रहे हैं, हम डाइजेशन भी करा रहे हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स, है ना, जो हमारी बॉडी, इनसाइड अवर बॉडी चल रही होती हैं। बट उस टाइम पर एक जो चीज़ होती है दैट इज द मेन थिंग कि एनर्जी। एनर्जी वहाँ पर बहुत सारी क्या हो रही होती है, कहीं एब्जॉर्ब हो रही होती है, कहीं एक्सचेंज हो रही होती है। तो उस टाइम पर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको कूल रखने के लिए जो हेल्प करता है दैट इज दी वाटर, है ना, दैट इज दी वाटर। ठीक है, मेन चीज हमारी ये होती है। तो 70% वाटर रहता है, प्लस हेल्प करता है ये कीपिंग अस कूल। ओके, इतनी बात आपको पहले भी पता होगी। तो डाइजेस्टिंग फूड, मूविंग न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आपने आलू खाया, है ना, आलू की बनी किसी चीज को खाया, कार्बोहाइड्रेट यानी कि आप ले गए, इट्स अ न्यूट्रिएंट। अब इसके एब्जॉर्प्शन में कोई मदद करेगा तो वो है हमारा वाटर। ठीक है, तो वाटर का काम क्या है, जो आप न्यूट्रिएंट्स का इनटेक कर रहे हैं, है ना, जो भी आप कुछ खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करवाने में बहुत ही हेल्प करता है, एंड एज वेल एज आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ये आपके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गए, यानी कि वाटर की कुछ खास बातें हो गई जो आपको अपने माइंड में रखनी होंगी। इसके बाद में वी यूज वाटर एवरी डे फॉर थिंग्स लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग वगैरह वगैरह वगैरह, एंड ग्रोइंग प्लांट्स। ये आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। इट इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें,
आप कहीं भी जाएंगे, आप स्कूल में जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ऑफिस ज्वाइन करेंगे, है ना, जॉब वॉब लग जाएगी एकदम, अभी लगता होगा कि यार बड़े हो जाएंगे तो ये बनेंगे वो बनेंगे। जब बन जाओगे तो जहां पर भी जाओगे, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, तरह तरह की जो कंपनीज होती हैं, तरह तरह की जो सेक्टर्स होते हैं, वट, है ना, ऑफिसेज एंड ऑल, तो सभी जगह यार वोटर का तो रोल है ही है। वोटर के बिना तो हम जिंदा रह नहीं सकते। वोटर तो की कह सकते हैं ना, इसेंशियल थिंग है हमारे लिए, है ना। तो वोटर जो है आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा, एज वेल एज ये यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग दी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए आप देखते हो कि वाटर का यूज भी होता है। वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमें ये हेल्प करता है थ्रू दी वाटर, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखिए कि वाटर जो है, वाटर के मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वन थिंग, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया हमारे वाटर का। अगेन अब बात करते हैं थोड़ी सी और चीज की, अगर हम वाटर का यूज करना चाहें तो कहां पर कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि हम ड्रिंकिंग, हम भैया पानी पीते हैं, हम जो है ना पानी की मदद से नहाते हैं और बाकी के सारे अपने डेली एक्टिविटीज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, जैसे कि फॉर्मिंग, जैसे यहाँ पे बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं उसके अलावा बात करती हूँ कि यार फॉर्मिंग के लिए जो किसान लोग होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो होती हैं, उनमें वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इट इज प्रोड्यूस, यहाँ पर इट इज होगा, ठीक है, इसको लेट मी करेक्ट इट। तो इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्निंग टर्बाइंस, ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अभी हम लोग ने बात की थी कि यार ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में काम आता है, तो क्योंकि वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में ये काम आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कहते हैं, हाइड्रो जहां पर वर्ड आ जाए मतलब की बात हो रही है किसकी, आपके ये वाटर की, है ना। हाइड्रो मतलब वाटर, या एक्वा आ जाए तो वाटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस करने के लिए मदद करता है बाय टर्निंग टर्बाइंस, है ना, जो टर्बाइंस होते हैं उनकी मदद से, और इसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मतलब कि वाटर, जहां पर वर्ड आपको कभी भी क्योंकि वाटर चैप्टर चल रहा है तो इस पर मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ कि कभी भी आपको हाइड्रा, है ना, या हाइड्रो या एक्वा, है ना, इस टाइप के वर्ड दिख जाते हैं तो दैट इज दी वाटर के लिए बात हो रही होगी, दैट इज रिलेटेड टू वाटर। जैसे कि कई सारे आपने ऐसे वर्ड सुने होंगे, जैसे फोटो मीन्स की लाइट, सनलाइट की बात हो रही थी साइंस में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमारा फोटोसिंथेसिस, एक बहुत ही बेसिक से प्रोसेस जो मेरे सारे बच्चों ने क्लास 6 में भी पढ़ी होगी, तो क्लास 6 क्लास 7 में पढ़ी होगी, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपने समझा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, जो कि एटमॉस्फेयर से हमें मिलता है, प्लस वाटर जो आप प्रोवाइड करते हैं उसकी मदद से जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज या फूड कह सकते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। तो C6H12O6, C6H12O6 ये बनाते हैं, साथ ही साथ आपका बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया गया है ना, एरो की नीड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया गया, वाटर का यूज किया गया, तो ये जो वाटर का यूज किया गया है कार्बन अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो ग्लूकोज है वो फॉर्म होता है और बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनता है, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का मतलब जो होता है, फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब आपका सनलाइट, है ना, बाय द यूजिंग ऑफ सनलाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय इटसेल्फ, तो प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है, जो कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं, तो इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। आपके घर में खाना कौन बनाता है, या तो मम्मी, या दादी, या नानी। वैसे तो इसके लिए कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज नहीं है, ये
कोई भी बना सकता है, बट एक बात बोल रही हूँ, ज़्यादातर आपको यही लोग बनाते हुए दिखेंगे, ठीक है, एज वेल। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे अब। तो वाटर हेल्प्स मूव मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। वाटर जो है हेल्प करते हैं, है ना, वाटर जो है हेल्प करता है मूव करने के लिए जो भी मिनरल है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। तो जो भी मिनरल्स हैं उनको मूव करने के लिए, जो मिनरल्स उनको सॉइल से मिले हैं, वाटर से मिले हैं, वो मूव करते हुए जाएंगे स्टेम्स के थ्रू और हर ब्रांच तक जाएंगे। तो इसमें हेल्प कौन करेगा? इसमें वाटर हमारा हेल्प करेगा। सब कुछ वाटर के अराउंड बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वाटर के बारे में बात। अब थोड़ा सा और, टू कूल डाउन मशीन्स, जो भी हमारी मशीन्स होती हैं इन पावर प्लांट्स का आपने नाम सुना होगा, आपके एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में जो पावर प्लांट है वो होता होगा। तो पावर प्लांट जो है उसमें जो कूल डाउन करने के लिए काम आते हैं मशीन्स को, वो भी हमारा वाटर ही होता है। क्या आपको समझ में आया? तो कूल डाउन machines in power plants that run on fossil fuels like कार, आपका कोल, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, तो इन कार रेडिएटर में, तो ये जो है वाटर यूज होता है, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड फॉर कीपिंग थिंग्स क्लीन। चीज़ों को क्लीन करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं इन डेली लाइफ। एंड अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के लिए, गुड्स को इधर से उधर ले जाने के लिए, है ना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसके लिए भी वाटर जो है एक वे होता है जिसके थ्रू हम ले जा सकते हैं। पहले टाइम पर जो ट्रेवलर्स हुआ करते थे वो काफ़ी यूज़ करते थे समुद्र वाले रास्ते को, है ना, जिससे कि लूट खसोट कम हो, है ना, तो उसके लिए काम आता है और आज भी आता है, ऐसा नहीं है। अब वाटर की बात करें कि वाटर के जो सोर्सेज होते हैं, यानी कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो वाटर के हमारे मेनली 3 सोर्सेज होते हैं, जो आपने क्लास 6 में भी, क्लास 7 में भी शायद से पढ़े हो। तो सोर्सेज ऑफ वाटर में आपका सबसे पहले जो आता है दैट इज दी रेन वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। अब सबसे पहले अगर हम रेन वाटर के बारे में बात करेंगे, बेटा यहाँ पर समझेंगे, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो वाटर के इंट्रोडक्शन को अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें तो छोटे छोटे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में। अब ये जो सोर्सेज ऑफ वाटर है दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, तो इस पर थोड़ा सा भाई आप लोग काम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे कि हाँ मैम क्यों बता रही हैं, ये मैम इसलिए बता रही हैं क्योंकि ये सच में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या बनाना चाह रही थी, मैं ये बनाना चाह रही थी कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अगर हम रेन वाटर की बात करें, रेन वाटर सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे, जो रेन के थ्रू वाटर आता है दैट फॉर्म ऑफ वाटर, है ना, एंड दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। व्हाई प्योरेस्ट? बिकॉज जो इसमें क्या होता है कि रेन के थ्रू आता है, क्योंकि तो वाटर जो होता है पहले वाटर वेपर बनता है ना, पहले वाटर वेपर बनता है और तब हमें मिलता है रेन के थ्रू। तो जो फॉर्म होती है, क्योंकि वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, इसलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इसलिए बेटा ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। कौन सी? रेन वाटर की बात कर रहे हैं हम, रेन वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेन वाटर जो है सबको पता है, रेन से आने वाला वाटर। तो रेन कैसे बनती है? वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वो ठंडा होता है, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, जब बहुत हैवी होता है तो प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं, गिरते हैं। तो वाटर जो है वाटर वेपर की तरह किसे में कन्वर्ट होता है और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है, ठीक है। ठीक है, प्योरेस्ट क्यों बोल रहे हैं, इसको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वाटर से वाटर वेपर बना, है ना, और फिर वो ठंडा हुआ, तो जो भी अशुद्धियां होंगी, जो भी इम्प्योरिटी होंगी, वो निकल जाएंगे, है ना, हमें केवल प्योर वाटर मिल रहा होगा। इसके बाद सरफेस वाटर कहाँ पे? जैसे ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में, ये हमें मिलता है। यानी कि अर्थ की सरफेस की बात हो रही है, सरफेस वाटर मतलब अर्थ की सरफेस की बात हो रही है। रिवीजन कर रहे हो, आपको ध्यान दिलाना मेरा काम है कि आपको ये सब ध्यान करना पड़ेगा यार, कि ये सब क्या हुआ करता था। तो रेन वाटर समझ में आया? आप सरफेस वाटर मतलब अर्थ की सरफेस पे जो वाटर मिल रहा है। अब अर्थ की सरफेस पे क्या है? रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, तो ये सब हमारे सरफेस वाटर में आ जाएंगे, ठीक है ना, ओशंस वगैरह, ओशंस, है ना, सीज, रिवर्स, है ना। अच्छा, इसके अलावा ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी और अच्छे से। ग्राउंड वाटर का मतलब है जो हमें ऑन द ग्राउंड मिलता है ना। अब कैसे मिलता है वो भी हम लोग आगे समझेंगे, तो चलिए समझते हैं आगे। तो सबसे पहले रेन वाटर का क्या काम है? रेन वाटर थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे कि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट टाइप ऑफ वाटर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम वाटर वेपर, क्योंकि ये कहाँ से हमें मिलता है? वाटर वेपर से मिलता है इन द एयर दैट टर्न्स इनटू लिक्विड। अब देखो, आपने एक साइकिल पढ़ी होगी क्लास 6 में भी, मे भी हो सकता है क्लास 7 में भी पढ़ी हो,
जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में होता क्या है कि जो भी हमारे लेक्स, रिवर्स, ओशंस होते हैं, उनका जो वाटर होता है वो हीट अप होता है। किसकी वजह से? सन की वजह से, सन से आने वाली रेज की वजह से हीट मिलती जा रही है, तो वो गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, इट इज गेटिंग हॉट एंड देन इट इज टर्न इनटू दी वाटर वेपर। तो ये वाटर वेपर में जब ये टर्न होता है तो वाटर वेपर में टर्न होकर के ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के ये ठंडा होता है तो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड दी कंडेंसेशन की प्रोसेस, जो ऑलरेडी आप क्लास 6 क्लास 7 में पढ़ चुके हो। जब ठंडा होता है तो जब बहुत हैवी हो जाता है, ऐसा होता रहता है और जब बहुत हैवी हो जाता है तो ये बारिश की फॉर्म में नीचे आता है ना। तो इसको ही हम कहते हैं रेन वाटर, और दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म हम बोलते हैं। तो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम वाटर वेपर, है ना, इन द एयर टर्न इनटू लिक्विड। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इसके बाद when it falls, जब ये गिरता है ना, रेन वाटर की बात हो रही है, इट कैन गेट डर्टी, ये डर्टी भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से, अब एयर पोल्यूशन क्या होता है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो क्लास 6 में भी, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन मतलब जो भी पोल्यूटेंट होते हैं एयर में मिक्स, अपार्ट फ्रॉम द गैसेस, जो भी पोल्यूटेंट होते हैं, डस्ट, डर्ट, है ना, तरह तरह की गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये जब मिलते हैं तो ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो जब वही पानी एयर पोल्यूशन से मिलता है तो वो डर्टी भी हो जाता है। सो रेन वाटर कैन ऑल्सो बिकम पोल्यूटेड, वो भी पोल्यूटेड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रेन वाटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर स्टडी। अब रेन वाटर अगर ना हो, अगर रेन वाटर ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर रेन नहीं हो रही है तो नीचे तो भाई सूखा पड़ जाएगा सब कुछ, है ना। ग्राउंड वाटर तो इसी पे डिपेंड है कि रेन होगी तभी तो ग्राउंड वाटर हो पाएगा, ग्राउंड पर वाटर हो पाएगा। तो रेन वाटर बहुत एसेंशियल है। तो रेन वाटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर स्टडी। ग्राउंड वाटर के लेवल को बनाए रखने का काम करता है रेन वाटर, यानी कि रेन वाटर का अपना एक ऑरा है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद सरफेस वाटर। सरफेस वाटर होता क्या है, तो मैंने बताया था कि जो भी वाटर ओशन में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में मिलता है, दोज ऑल आर दी सरफेस वाला वाटर। सरफेस पे वाटर, सरफेस पे कौन है? ओशन है, सीज है, रिवर है, लेक है, स्ट्रीम है, पॉन्ड्स। अच्छा, उसके बाद में जो वाटर ओशन में है एंड सीज में हैज अ लॉट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी हमारे ओशन में वाटर मिलता है उसमें कई सारे टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और भी तरीके के क्लोराइड, आई मीन सॉल्ट्स होते हैं। बट जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं दैट इज दी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड हमारा वो रहता है सॉल्ट। उसके अलावा जो सॉल्ट्स होते हैं उनको भी हम देखते हैं कि हमारे ओशन के पानी में, ओशन के वाटर में मिलते हैं वो, बट हम उसको यूज नहीं करते। तो क्या होता है, वाटर इन ओशन एंड सीज हैज अ लॉट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट, सो इट इज सॉल्टी। जो ओशन का पानी होता है बेटा वो सॉल्टी होता है ना, एंड नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, फार्मिंग। अगर आप चाहते हो कि आप उसे पीना चाहते हो, उससे वॉश करना चाहते हो, तो वो यूजेबल नहीं है। रीजन बीइंग कि उसका जो पानी है वो सॉल्टी है ना, खारा पानी है, तो उसको आप यूज नहीं कर सकते। सोडियम क्लोराइड जो है उससे हम सॉल्ट प्राप्त करते हैं इवापोरेशन के थ्रू। ये आपको समझ में पहले ही आ चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि वाटर है रिवर में, लेक में, स्ट्रीम्स में, पॉन्ड में, वो हम उसे फ्रेश वाटर मानते हैं। तो फ्रेश वाटर क्या है कि वाटर इन रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स इज फ्रेश वाटर। फ्रेश माना जाएगा वो कौन सा, जो पॉन्ड का वाटर है, जो स्ट्रीम्स का वाटर है, लेक्स का वाटर, रिवर्स का वाटर है, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम मेल्टेड स्नो ऑन माउंटेन्स और फ्रॉम रेन, ठीक है। Basic information. As it flows through hills and plains, it picks up dirt, so it needs to be cleaned before use. आप क्या है कि मैम हम तो फ्रेश वाटर कह रहे हैं तो हम तो इसको पी भी सकते हैं। नहीं बेटा, इसको ड्रिंकेबल इसलिए नहीं बोला जा रहा है बिकॉज ये इतना क्लीन नहीं है, क्योंकि जब ये बहता हुआ आता है तो साथ में डर्ट, डस्ट वगैरह सब कुछ लेकर आता है, तो इसको प्योर करने की जरूरत है। हाँ, बाकी की चीजों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं द अनदर टाइप ऑफ वाटर का सोर्स, जो कि है ग्राउंड वाटर, यानी कि और कहाँ से हमें वाटर मिलता है, तो दैट इज द ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड कहाँ पर होता है, ग्राउंड जहाँ पर हम है, तो ग्राउंड वाला वाटर जो है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, यानी कि ये वाला वाटर अंडर द ग्राउंड, है ना,
चलिए अब इसमें कुछ चीजें समझनी होंगी। ग्राउंड वाटर इज वाटर दैट कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड यही वर्ड मैंने बोला और यही वर्ड तो भाई इन्होंने दे दिया, यानी कि रटने जैसे कोई जरूरत की बात है नहीं, है ना। ग्राउंड वाटर का मतलब है अंडर द ग्राउंड वाटर, है ना। आफ्टर रेन वाटर सीप्स डाउन थ्रू लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। अब बेटा जी आपको पता है कि जहां पर आप खड़े हो, जैसे ये जो है, इसका नाम क्या है, जो जहां पर खड़ा है, सपोज ये इस तरीके की सरफेस पे खड़ा है, इस सरफेस के अंदर कई सारी सॉइल्स एंड रॉक्स हैं, है ना, इसके अंदर कई सारी सॉइल्स एंड रॉक्स हैं। अब बेटा कहने का मतलब ये है, इस पिक्चर को ना भी देखो तो इसको देख लो, सॉइल्स एंड रॉक्स की बढ़िया पिक्चर दी गई है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो। यही चीज मैंने लेयर्स बताने की कोशिश की है वहां पे कि अंडर द ग्राउंड क्या होता है, देयर आर सॉइल्स रॉक्स वाली लेयर्स। तो होता क्या है कि जब पानी बरसता है, बारिश होती है, तो ये वाटर जो ग्राउंड है उसको सीप करता है, सोखता है ना, और पानी जो है अंडर द ग्राउंड जाता है। द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, उसी लेवल को, जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है शॉर्ट में कि व्हाट इज वाटर टेबल, है ना। तो एंड इट इज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड सीजन, ये चेंज होता रहता है, किस तरीके का प्लेस है, किस तरीके का सीजन है, यानी कि बारिश हो रही है, नहीं हो रही, कब से नहीं हुई है, एंड किस तरीके का टाइम चल रहा है ना। अच्छा, तो ग्राउंड वाटर समझ में आ गया, अंडर द ग्राउंड वाटर की बात होती है और ये डिपेंड करता है रेन वाटर पे, है ना। अगर रेन वाटर हो ही नहीं रहा है तो क्या आपको लगता है कि ग्राउंड वाटर होगा? वहां पे सूखा पड़ जाएगा, जमीन जो है चटकने लग जाएगी एकदम से, उसमें कह सकते हैं ना वेदरिंग वाली प्रोसेस होने लग जाएगी, है ना, टूटने लग जाएगा, इरोजन होने लग जाएगा। चलिए अच्छा, अब वाटर की बात में वाटर की बात कर ही रहे हैं, थोड़ी सी और चीजें बात करेंगे। वी कैन गेट ग्राउंड वाटर, कहाँ से हमें ग्राउंड वाटर मिलता होगा? तो कुओं से, ट्यूबवेल से, हैंडपंप से। आपके घरों में हैंडपंप्स होगा, आपके घर में नहीं तो गांव में होगा, आपके घरों में ट्यूबवेल्स होगा, आपके घर में नहीं तो गांव में होगा, ठीक है, और हमारे ट्यूबवेल्स होंगे, तो इनके थ्रू हमें ग्राउंड से निकलता हुआ वाटर मिलता है। इवन आपके यहाँ समरसेबल्स भी लगे हुए होंगे, जिसको बोलते हैं समरसेबल्स, पंप टाइप के होते हैं, अंडर द ग्राउंड वाटर को आपको ला करके देते हैं थ्रू द टैप। तो ग्राउंड वाटर इज वेरी एसेंशियल, है ना। तो कहाँ से मिलता है? जमीन से पानी आता है। इट इज क्लीन बिकॉज इट गेट्स फिल्टर्ड वाइल पासिंग थ्रू लेयर्स ऑफ रॉक सैंड, सो इट हैज नो डर्ट। अब देखो, पानी के पास में, जैसे चाहे वेल का हो, ट्यूबवेल का हो, हैंडपंप्स का हो, ये तो गंदा होना चाहिए, हम इसे पी नहीं सकते, लेकिन नहीं बेटा, ये गंदा नहीं होता है उतना, ठीक है। अब आजकल लोग आरओ यूज करने लग गए हैं, दैट इज फाइन, बट आरओ कई सारे फैक्टर्स ऐसे भी देखे गए हैं कि अच्छे जो बैक्टीरियाज होते हैं, गुड एंड बैड दोनों तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, तो आरओ जो है गुड बैक्टीरिया को भी किल कर रहे हैं, ये भी देखा गया है। तो लेकिन अगर हम हैंडपंप्स की केवल बात करें, आरओ की ना बात करें, तो उसमें यार अशुद्धियां होंगी, बट उसमें कई सारे मिनरल्स मिल रहे होते हैं और पानी उतना डर्टी नहीं है, बट इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, जिस जगह पर आप रह रहे हो। अगर आप किसी ऐसे प्लेस पर रह रहे हो जहाँ पर बहुत सारी ही गंदगी है, गंदा पानी आता है, तो फिर मैं इस बात में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर आप ऐसी प्लेस पर रह रहे हो जहाँ पे हैंडपंप का पानी भी बढ़िया आता है, तो वहाँ पर बढ़िया मिनरल मिल रहे होंगे पानी से, एंड दैट इज द ड्रिंकेबल। तो वही मैं बात बोल रही हूँ कि यार वो फिल्टर होकर के आता है, क्योंकि थ्रू द लेयर्स कौन सी होती हैं? रॉक्स और सैंड की लेयर्स होती हैं, उससे फिल्टर होकर के पानी आ रहा होता है। रॉक और सैंड की जो लेयर्स होती हैं वो सारी डर्ट को रोक लेती हैं वहीं, और पानी ऊपर जाता है। तो नेचुरल स्प्रिंग्स आल्सो हैव ग्राउंड वाटर, जो भी हमारी नेचुरल स्प्रिंग्स होती हैं उनके पास में भी ग्राउंड वाटर हैव द ग्राउंड वाटर, उनके पास में भी ग्राउंड वाटर होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वाटर साइकिल की, दैट इज दी क्वाइट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वाटर साइकिल क्या होता है? आधे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है मैं एक बार रिवाइज करना चाहती हूँ कि वाटर साइकिल क्या होता है। एक कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है, किसका? वाटर का। सबसे पहले हम समझते हैं ये होता क्या है। देखो यहाँ पर हमारे पास में साइज, आई थिंक हमारे पास में सपोज एक पिक्चर तो होनी चाहिए थी, हाँ ठीक है, पीछे आते हैं। तो यहाँ पर आपको सन भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लाउड्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको वाटर बॉडीज भी दिख रही हैं। तो वाटर बॉडीज जो होती हैं, मैं यहीं पर ही समझाती हूँ सारी चीजें। होता क्या है कि सबसे पहले अगर हम वाटर की बात करें, ये वाटर है, यस यस। अब वाटर सनरेज जब आती हैं तो वाटर होता है हीट अप, और हीट अप होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। जब यही वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो बेटा ऊपर एटमॉस्फेयर में ऊपर के लिए जाता है, और जब ऊपर के लिए जाता है तो ऊपर टेम्परेचर डाउन होता है, तो जिसकी वजह से ये होता है कूल्स डाउन, और जब ये कूल्स डाउन होता है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है।
कूल्स डाउन एंड वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये बनाता है क्लाउड्स। जब क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स बनने के बाद में ये एक टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। जब ये हैवी हो जाते हैं तो हैवी होने के बाद में पानी नीचे आना शुरू होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आने शुरू होती हैं, जिनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो उसी को ही हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो वाटर है ना, जो ऊपर गया था, वाटर वेपर बना था, कूल डाउन हुआ था तो क्लाउड बने थे और हैवी होने के बाद प्रेसिपिटेशन के बाद वापस नदियों में आ गया। दिस इज ऑल कॉल्ड द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इज द वाटर साइकिल। ठीक है, समझ में आया होगा और ये ऑलरेडी आपने समझ भी रखा था। तो वाटर साइकिल इज द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन लैंड, वाटर बॉडीज एंड द एयर, है ना। एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है किसका वाटर का, वेट अ मिनट, कंटिन्यूअस मूवमेंट है किसका बेटा, वाटर, है ना, बिटवीन, वाटर का बिटवीन किसके बीच में, लैंड, वाटर बॉडीज, एयर, इन सब के बीच में। ठीक है, वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इन ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स बिकॉज ऑफ द सन्स की हीट एंड राइज ऑन द इनटू द एयर, नथिंग, इट इज जस्ट कि क्या है लिखा हुआ। ये भाषा आपको जरूर ही किताबी भाषा लिखनी होती है एग्जाम्स में, बट समझने वाली बात ये है कि जो पानी है, पानी पे जब बार बार सन की रेज पड़ रही होती हैं तो वाटर हो जाता है हीट अप और वाटर हीट को एब्जॉर्व करके बेटा वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो ऊपर जाता है और ठंडा होने लग जाता है। उस टाइम पे तो वार्म होता है ना वो, फिर जब ठंडा होता है तो ठंडा होकर के ये क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और क्लाउड का फॉर्मेशन करता जाता है और एक टाइम पर बहुत हैवी होने के बाद में पानी नीचे आता है, बारिश की फॉर्म में रेनफॉल होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात लिखी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लांट की कुछ प्रोसेस को समझाया गया है कि प्लांट कैसे जो है ना रिलीज करते हैं वाटर को थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ठीक है, तो वाटर का जो यूज है वो अलग अलग तरीकों से होता है। वाटर का यूज फोटोसिंथेसिस में होता है, वाटर साइकिल में वाटर का एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट देखने को मिलता है और अगर ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को समझा जाए तो उसमें भी वाटर का यूज होता है। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस आज से नहीं, आपने क्लास 6 क्लास 7 में पढ़ रखी थी। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं अपने एक्सेस ऑफ वाटर को रिलीज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। एक्सेस ऑफ वाटर यानी कि वाटर का जो भी फालतू वाटर होता है ना, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिलीज करते हैं। अब रिलीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है, जितना उन्हें कंज्यूम करना था प्लांट्स को उन्होंने कंज्यूम कर लिया। अब वो जो भी वाटर बचा कुचा है उसको वो थ्रू दी वाटर वेपर रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो रिलीज करते हैं और उस टाइम पर प्रोसेस क्या रहती है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। उसमें रिएक्शन क्या रहती है, रेस्पायरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीजेस वाटर इनटू द एयर थ्रू ब्रीदिंग। वो आपको पता होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायरेशन करवाते हैं और रेस्पायरेशन के थ्रू होता क्या है कि जो ग्लूकोज है उसमें ऑक्सीजन जब जा करके मिलती है तो वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जैसे हमने सांस ली, रेस्पायरेशन हमने किया, ह्यूमंस की बात हो रही है अभी, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाता है, तो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी जो हमें मिलती है फूड के थ्रू, वही वाटर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई वाटर भी बनता है, निकलता है, हम प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं। हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस होती है जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलता है। ठीक है, तो वही लिखा है रेस्पायरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीजेस वाटर इनटू द एयर थ्रू ब्रीथिंग। ठीक है, अब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक फॉसिल फ्यूल्स आल्सो रिलीज वाटर। हम ये देख रहे हैं कि वाटर कहाँ पे रिलीज होता है। जैसे ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो वाटर को रिलीज करते हैं, वैसे ही जो हम ह्यूमंस होते हैं रेस्पायरेशन की प्रोसेस जो है वो ऑल्दो प्लांट्स भी कराते हैं, रेस्पायर करते हैं, ह्यूमन भी करते हैं। तो हम ह्यूमन के केस में अगर देखें, प्लांट के केस में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में वाटर रिलीज होता है, बट ह्यूमन के केस में जो हम रेस्पायरेशन करते हैं तो वाटर रिलीज होता है ना। तो हम वाटर का रिलीज होना देख रहे हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनके बर्निंग के टाइम पर वाटर रिलीज होता है। जैसे फ्यूल है, कोई भी फ्यूल है, जब ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होगा, है ना, फ्यूल विद ऑक्सीजन, जब हम उसको क्या कर पाएंगे, उसकी बर्निंग कर पाएंगे। बर्निंग इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑक्सीजन, बर्निंग हो ही नहीं पाएगी, है ना।
जब तक ऑक्सीजन ना हो। तो जब हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो बर्निंग होती है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा था, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है, ये आपको ध्यान करना है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिएक्शंस, ना केवल अभी बल्कि आगे भी आपको काम आएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जो वाटर है उसकी बेसिक चीजें जो हमें याद रखनी है, जिससे हमें कहीं पर भी हम छोड़ कर ना आए, कुछ भी गलत करके ना आए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो वाटर है उसके सोर्सेस क्या होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा कि वाटर के यूज क्या होते हैं और वाटर कहाँ कहाँ पर रिलीज होता है ना। तो यानी कि यूजेस में ही एक तरीके से आ जाएगा, और अलग तरीके से पूछ सकते हैं आपको विदाउट यूज, ठीक है। हाई अप इन द एयर वाटर वेपर कूल्स एंड टर्न इनटू टाइनी वाटर, वाटर साइकिल की बात हो रही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार रीड कर लेते हैं। हाई अप इन द एयर, है ना, वाटर वेपर कूल्स, जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर जाता है वाटर वेपर कूल होता है, वाटर वेपर कूल्स, ठीक है, वाटर वेपर कूल्स एंड टर्न्स इनटू टाइनी वाटर, ये टाइनी वाटर में कन्वर्ट होता है, टाइनी वाटर में कन्वर्ट होता है, टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में, बिकॉज द एयर बिकम्स टू कोल्ड टू होल्ड इट, है ना, ठीक है। उसके बाद दीज ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, ये क्लाउड्स बनाते हैं। व्हेन दे गेट टू हैवी, जब बहुत हैवी हो जाते हैं, दे फॉल एज रेन और हेल और स्नो, ठीक है। ऊपर वाटर गया वाटर वेपर की फॉर्म में और ठंडा हुआ, इकट्ठे हुए, क्लाउड बनाया, ऐसे ही बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया, और एक टाइम पर इतना हैवी हो गया कि भाई अब नहीं झेला जा रहा है, अब तो नीचे जाना ही पड़ेगा। तो नीचे जाकर के रेनफॉल के फॉर्म में नीचे वापस से वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं, जहां से आए थे वहीं चले गए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। वही लिखा है कि when they get too heavy they fall as rain, hail or snow. The water cycle is a continuous process that keeps water moving between land, air, living things, ठीक है। तो वाटर साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो कि दैट कीप्स वाटर मूविंग, जो वाटर को मूव कराती रहती है बिटवीन कहाँ कहाँ, लैंड, एयर और लिविंग थिंग्स, ठीक है। चलिए, लिविंग थिंग्स लाइक अभी हमने ह्यूमन में पढ़ा, अभी हमने प्लांट में पढ़ा, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी थी। चलिए, अब पोटेबल वाटर क्या होता है? पोटेबल वाटर इज जस्ट नथिंग, जस्ट अ ड्रिंकेबल वाटर, जो हम पी सकते हैं, दैट इज द पोटेबल वाटर। पोर्टेबल नहीं, पोर्टेबल। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पिछली वाले बैच में कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो पोटेबल वाटर इज वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक, जिसको आप पी सकते हैं, जिसको आप पी सकते हैं, दैट इज द पोटेबल वाटर, सेफ टू ड्रिंक, है ना। एंड हैज मिनरल्स, जिसके पास में मिनरल्स होंगे, दैट आवर बॉडी नीड्स। देखो, सेफ टू ड्रिंक का मतलब क्या हुआ कि जब आप पियो तो आपके लिए सेफ है। सेफ मतलब उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिनरल्स हो, आपको प्रॉपर, आपको क्या कहते हैं कि भाई प्रॉपर आपको कोई डस्ट डर्ट उसमें नहीं मिल रही हो, हार्मफुल चीजें नहीं मिल रही हो, तो दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो वही लिखा है सेफ टू ड्रिंक एंड हैज मिनरल दैट आवर बॉडी नीड्स, ठीक है। टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग वी मस्ट रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम इट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, है ना। जो वाटर होता है उसको सेफ बनाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वी मस्ट रिमूव ऑल द डर्ट, हमें रिमूव करनी पड़ती है सारी की सारी जो डर्ट होती है उसको, और उसके लिए हमें इसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना पड़ता है। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बच्चे कहते हैं मैम कुछ प्लांट टाइप का है क्या? नहीं बेटा, एक बहुत ही बड़ा सा एरिया होता है जिसमें अलग अलग टाइप की मशीन्स होती हैं। जैसे आपने नॉर्मल यानी कि बेसिक लेवल पर सेडिमेंटेशन, फ्रेश फिल्टरेशन वगैरह वगैरह पढ़ा होगा। जब सेडिमेंटेशन फिल्टरेशन जब आपने पढ़ा होगा तो ये आपने बेसिक लेवल का पढ़ा होगा, लेकिन यही चीज़ आगे चल करके एक बड़े लेवल पे भी होती है, जिसको हम कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें सेडिमेंटेशन भी होता है, फिल्ट्रेशन भी होता है, क्लोरिनेशन भी होता है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरीके से प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर होता है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में कुछ स्टेप्स होती हैं, जैसे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन, है ना। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। अब सेडिमेंटेशन में आपने पढ़ा था कि जब भी किसी वाटर में हम कोई इनसॉल्युबल चीज डालते हैं या कोई भी इनसॉल्युबल चीज पड़ी होती है पहले से, तो वो सेटल डाउन होना शुरू होती है थोड़े देर में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दी सेडिमेंटेशन। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था कि अगर हम दूसरा कोई जार लें और उसी ग्लास के पानी को, जिसमें मिट्टी या सॉइल या कोई भी इनसॉल्युबल चीज, डर्ट, डस्ट वगैरह वगैरह पड़ी है, उसके पानी को हम दूसरे ग्लास में धीरे 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 डालें, तो जो मिट्टी मिट्टी है या जो भी इंसॉल्युबल पार्ट है वो इस तरफ रह जाएगा और दूसरे में वाटर आ जाएगा। बट आपको ध्यान होगा दैट इज कॉल्ड द डिकेंटेशन प्रोसेस, बट उसमें फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल, वो चले जाते हैं वाटर के साथ में। यानी कि अब जो वाटर हमें मिला है इनसॉल्युबल पार्ट को हटा करके, दैट इज ऑल्सो नॉट सेफ फॉर ड्रिंक। तो अब हमें
फर्दर प्रोसेसेस से निकालना पड़ेगा। फिर आता है फिल्टरेशन, है ना, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में जो भी हमारे जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल किया जाता है बाय एडिंग एलम। तो आइए चलिए समझते हैं, इसमें मुझे कुछ भी रटाफिकेशन जैसी चीज नहीं लगती कि आप लोग को लगानी चाहिए। तो अब हम धीरे धीरे समझते हैं। यानी कि वाटर का जो एक पोटेबल वाटर की फॉर्म हम पढ़ रहे थे, उस पोटेबल वाटर को हम सेफ टू ड्रिंक मानते हैं, बट वो भी यार गंदा हो सकता है। और जब गंदा होता है तो हमें उसे सेफ बनाने के लिए, ड्रिंकेबल वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए हमें उसे कुछ प्रोसेसेस से निकालना पड़ता है। एंड दोज प्रोसेसेस आर जैसे लाइक सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किस तरीके की प्रोसेस है? सेडिमेंट जिसमें फॉर्म होता है ना, सेडिमेंट का फॉर्म होना, यानी कि इनसॉल्युबल पार्ट जो है वो सेटल डाउन हो गया एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। चलिए, तो वाटर फ्रॉम सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स इज कलेक्टेड टू इन अ बिग टैंक्स। बड़े से जार में, अभी तक हम छोटे छोटे ग्लास में सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को देखते थे, लेकिन एक बड़े से जार में बड़ा सा एरिया होता है तो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। तो बड़े टैंक में पानी इकट्ठा किया गया जिसमें डर्ट डस्ट वगैरह सब कुछ है। कुछ घंटों बाद आपने देखा उसको धीरे धीरे हमने बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, हिला नहीं रहे हैं, डुला नहीं रहे हैं, एकदम एकदम अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया। जब छोड़ा तो हुआ क्या कि जो भी हैवी डर्ट लाइक सैंड सेटल थी वो सेटल हो गई एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। उसी को ही कहते हैं सेडिमेंट्स, है ना। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, रिवाइज करा रही हूँ तो उसी तरीके से आप समझते हुए चलिए। तो धीरे 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 वो सेडिमेंट की फॉर्म में क्या होने लग गई, सेटल डाउन होने लगी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। वी ऐड केमिकल, अब हम क्या करेंगे, उसमें केमिकल ऐड करेंगे लाइक पोटेशियम एलम, है ना, एंड स्लेक्ड लाइम। पोटेशियम एलम एंड स्लेक्ड लाइम, इन कंपाउंड का नाम रखिएगा याद। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, स्लेक्ड लाइम को, CaOH को होल ट्वाइस, है ना। तो पोटेशियम एलम एंड स्लेक्ड लाइम को हमने क्या करा, ऐड करवाया, जिससे कि जो भी डर्ट उसमें है वो और तेजी से होने लग जाए इकट्ठी और सेटल डाउन हो जाए। पहले भी उसमें गंदगी थी, डर्ट थी, इम्प्योर वाटर था, लेकिन वो भैया बहुत टाइम ले रहा है। उससे अच्छा है कि हम कुछ कंपाउंड जैसे पोटेशियम एलियम स्लेक्ट लाइम को उसमें मिला दें, जिससे कि वो और जल्दी जो है सेटल होने लग जाए। जितना जल्दी सेटल हो जाएगी तो हम आगे की प्रोसेस कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इंसॉल्युबल पार्ट जो होगा वो अलग होने लग जाएगा आफ्टर सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन हो गया, यानी कि जो भी इंसॉल्युबल पार्ट था वो नीचे इकट्ठा होने लग गया। तो द क्लियर वाटर एट द टॉप, जो टॉप पर वाटर है, सेंड टू द फिल्टरेशन टैंक। अब दूसरा टाइप का टैंक होता है जिसको हम कहते हैं फिल्टरेशन टैंक, उसमें डाला जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द डर्ट एट द बॉटम। जो बॉटम पे डर्ट इकट्ठी हो चुकी है ना, ये तो फिर भी आपको ऊपर तक दिख रही है, बिल्कुल एकदम इकट्ठी सी हो जाएगी, डेंस टाइप की। और जो इकट्ठी हो चुकी है उसको बिना डिस्टर्ब करे हम जो वाटर है ऊपर ऊपर वाला उसको दूसरे जार में डालेंगे, है ना, सेफली। लेकिन जब दूसरे जार में हम डालेंगे तो उस टाइम पर कुछ फाइन पार्टिकल ऐसे होंगे जो हमें नहीं दिखते लेकिन चले गए होंगे दूसरे वाले जार में अलॉन्ग विद द वाटर, है ना। तो आप क्या कर पाएंगे, फिल्टरेशन टैंक में डाला है, आप देखो क्या होगा। इन फिल्टरेशन वाटर विद स्मॉल डर्ट पार्टिकल इज पासेस थ्रू अ फिल्टर टू क्लीन इट। द डर्ट गेट्स स्टक इन द फिल्टर एंड क्लीन वाटर कम्स आउट, है ना। क्या किया हमने, जब हमने फिल्टरेशन के लिए डाला तो इन फिल्टरेशन वाटर विद स्मॉल डर्ट पार्टिकल इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर टू क्लीन इट, सॉरी पासेस्ड बोल दिया मैंने, पास्ड थ्रू अ फिल्टर टू क्लीन इट। एक फिल्टर टाइप का लगा हुआ होता है जिसमें जितनी भी डर्ट एंड डस्ट होती है वो वहीं रुक जाती है और जो क्लीन वाटर होता है वो पास होता रहता है। तो ये हमारा, इससे हमें क्लीन वाटर मिल गया। द डर्ट गेट्स स्टक इन द फिल्टर, फिल्टर में गेट स्टक हो जाती है, जैसे हमारे आरओज होते हैं वो भी इसी मेथड पे काम करते हैं, उसमें फिल्टर्स होते हैं। तो फिल्टर्स क्या करते हैं, जो डर्ट डस्ट होती है उसको इकट्ठा करते रहते हैं और जो अच्छा वाला वाटर होता है उसको पास करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, द डर्ट गेट्स स्टक इन द फिल्टर एंड क्लीन वाटर कम्स आउट। जो वाटर है क्लीन वाला वो आता है फिर बाहर, है ना। व्हेन प्यूरिफाइंग वाटर ऑन अ लार्ज स्केल इट इज फिल्टर्ड थ्रू लेयर ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड एक्टिवेटेड चारकोल टू रिमूव डर्ट। प्यूरिफाइंग वाटर जो है जब लार्ज स्केल पे प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफाइंग वाटर जो है वो फिल्टर कैसे किया जाता है, लेयर ऑफ, कौन कौन सी लेयर होती है, सैंड की लेयर। मैम साथ में सैंड तो नहीं जाती, नहीं सैंड साथ में नहीं जाती, वो लेयर होती है ग्रेवल की, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल की खास बात ये होती है, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा, कि वो जितनी भी डर्ट डस्ट होती है उसको खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इससे हमें फिल्टर वाला फिल्टर्ड वाटर मिलता है। दिस स्टेप रिमूव डर्ट दैट डिड नॉट सेटल ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। जो सेडिमेंटेशन के टाइम पर डर्ट सेटल नहीं हुई थी, अलॉन्ग विद वाटर चली गई थी, उसको भी वो उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आता है क्लोरीनेशन। अब भैया जो कुछ भी बचा हो सकता है भाई उसमें जम्स बच गए हो,
उसमें अभी कुछ ऐसी चीज़ें हों, बैक्टीरिया वगैरह जो किल होने बाकी हों, तो उसके लिए हम क्लोरीनेशन कराते हैं, क्लोरीन ऐड करवाते हैं। आफ्टर फिल्टरेशन द वाटर माइट स्टिल हैव हार्मफुल जर्म्स दैट कैन मेक अस सिक, जो हमें सिक बना सकते हैं। वाटर बोर्न डिजीजेज आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं, या जिससे भी आपने पढ़ी हो क्लास 6 में। तो टू किल दीज जर्म्स, है ना, जर्म्स को किल करने के लिए द फिल्टर्ड वाटर इज ट्रीटेड विद क्लोरीन विच इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, इसे कोई क्लोरीनेशन कहते हैं। और आफ्टर क्लोरीनेशन जो वाटर है वो सेफ टू ड्रिंक हो जाता है ना। द प्रोसेस एडिंग क्लोरीन किल बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स मेक द वाटर सेफ टू ड्रिंक। और इस प्रोसेस को जिसमें हम रिमूव करते हैं जर्म्स को वाटर से, उसको हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? स्टरलाइजेशन। तो कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्टरलाइजेशन। तो जब हम in the process in which we remove we kill germs, है ना, from the water, we remove germs from the water by adding chlorine is called the sterilization। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये तो आपको समझ में आ गया, एडिंग क्लोरीन किल्स बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स मेकिंग द वाटर सेफ टू ड्रिंक, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जर्म्स फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड द स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद में अदर फर्दर प्रोसेस होती है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होता है। डिस्टिलेशन इज प्रोसेस वेयर वाटर इज हीटेड टू बर्न इट इनटू द वेपर। देखो, जैसे हमने पढ़ा था ना कि इवेपोरेशन क्या करवाता है। इवेपोरेशन में जो हमारा वाटर होता है उसको जब हीट देते हैं, वाटर को जब हीट देते हैं तो वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। याद होगा आपको अच्छे से, है ना, वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है जब हम उसको हीट देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से डिस्टिलेशन के प्रोसेस में इवेपोरेशन को थोड़ा सा अपनाया जाता है। हीट देने के बाद में जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता है एंड देन द वेपर इज कूल्ड बैक, उसको फिर कूल करवाया जाता है। वाटर वेपर को जब हम कूल करवाते हैं तो बेटा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर को कूल कराना, यानी कि हीट का लॉस होना, यानी कि जब हम कूल्स डाउन करवाते हैं, उसको कूल करवाते हैं, तो उसको कहते हैं हम बेटा, क्या कहते हैं उसको हम, एक मिनट बस, उसको हम क्या कहते हैं? हमारा कंडेंसेशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं वाटर वेपर से ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको क्या कराते हैं? वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उस टाइम पर क्या होता है जब ये वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है हीट के थ्रू और फिर वापस से वाटर ड्रॉपलेट बनता है, तो उस टाइम पर जो हमारी लिक्विड है यानी कि वाटर है, उससे जितना भी डर्ट होती है वो रिमूव हो जाता है उस टाइम पर। इम्प्योर वाटर इज कैप्ट इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क का टाइप का होता है, उसमें डाला जाता है, उसको हीट किया जाता है यूजिंग अ बर्नर। बर्नर से हीट निकलती है, जैसे हमारे घर में स्टोव वगैरह होते हैं उसी तरीके से बर्नर होते हैं। लेबोरेटरी में जब जाओगे तो आप सीखोगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, द वाटर टर्न्स इनटू स्टीम, वाटर स्टीम में यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, लीविंग द डर्ट बिहाइंड द फ्लास्क, फ्लास्क में ही डर्ट रह जाती है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और ठंडा होकर के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है। और इसीलिए वो जो पानी हमें मिलता है, जो वाटर हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, है ना। द स्टीम पासेस थ्रू अ पार्ट कॉल्ड लिबेक्स कंडेंसर, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, लाइबेक्स कंडेंसर, कंडेंसर उसको बोलते हैं। वेयर इट कूल्स डाउन, जहां पर कूल होता है उसको हम कंडेंसर बोल रहे हैं, जहां पर कूलिंग हो रही है ना। तो जहां पर ठंडा पानी होता है वो उस वाटर वेपर को क्या करता है? ठंडा कर देता है। ठीक है, तो एंड टर्न बैक इनटू लिक्विड वाटर। द क्लीन वाटर इज कलेक्टेड इन अ रिसीवर, रिसीवर नाम का एक यहाँ पर एक और चीज लगाई जाती है, मतलब यहाँ पर पीछे आओगे आप तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा apparatus है। तो जब वाटर वेपर गुजरता है एक पाइप से, उस पाइप के ऊपर एक पाइप होता है जहां पर ठंडा पानी जो है उसे कूल कर रहा होता है और रिसीवर टाइप का होता है जहां पर वो कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, डिस्टिलेशन गिव अस वेरी प्योर वाटर बिकॉज इट रिमूव्स बोथ डर्ट एंड डिसॉल्व सॉलिड। जो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें हमें प्योर वाटर मिलता है, वेरी प्योर वाटर मिलता है, बिकॉज ये रिमूव करता है बोथ डर्ट एंड डिसॉल्व सॉलिड्स को, जो भी सॉलिड्स हैं, जो भी डर्ट है, उनको सबको रिमूव कर देता है, इसलिए डिस्टिलेशन की प्रोसेस को हम बेस्ट मानते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारी जो आपकी जो आपका एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। जो वाटर है उसमें डिसोल्यूशन जो होता है ना, उसमें जब सॉल्ट जो है वाटर में
जब डिजोल्व होते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो वाटर में जब भी जो सॉल्ट्स होते हैं जब डिजोल्व होते हैं तो बेटा वो अपने आयंस में ब्रेक होते हैं। जैसे आपने सॉल्ट तो पढ़ा ही होगा कि हमारा सॉल्ट क्या होता है, NaCl जिसको बोलते हैं। अब जब NaCl वाटर में जाता है तो बेटा NaCl क्या करता है, अपने आयंस में ब्रेक होता है, जिसको हम कहते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब आपको आयंस पढ़ाया हो गया होगा, रेडिकल्स आयन वगैरह पढ़ाया गया होगा, तो आपको बताया गया होगा कि आयंस क्या होते हैं, जिसपे चार्ज देखने को मिलता है, जिसके ऊपर चार्ज देखने को मिलता है, एटम के ऊपर चार्ज देखने को मिलता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आयंस में ब्रेक हो जाता है जब वाटर में जाता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है। और रिएक्शन क्या होती है, NaCl सॉलिड होता है, Na पॉजिटिव एक्वस और क्लोरीन एक्वस। वाटर में ही आयन है तो एक्वस बोला जाएगा। दिस स्प्लिटिंग इज अ केमिकल चेंज। ये जो स्प्लिटिंग होती है इट्स अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या पहले वो सॉलिड था, अब उसकी स्टेट चेंज हो गई है, अब वो एक्वस हो गया है ना। तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एनर्जी वगैरह वगैरह। तो द सॉल्ट टर्न इनटू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दीज आयंस हेल्प वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही आयन जो होते हैं वाटर के अंदर, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाने में मदद करता है। वाटर एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों? क्योंकि वाटर में आयंस मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर में सॉल्ट्स मिलते हैं। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो वो बेटा प्योर वाटर होगा। डिस्टिल्ड वाटर हमारा प्योर वाटर होगा। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या करवा पाएगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन? डिस्टिल्ड वाटर नहीं करवा पाएगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर को बनाया गया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के सारी अशुद्धियों को निकाल दिया गया। तो वो वाटर ड्रॉपलेट जो हमें मिला है, जो पानी मिला है, वो डिस्टिल्ड वाटर हमारा प्योर फॉर्म ऑफ होगा, है ना, वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवाएगा। लेकिन जो हमारा नॉर्मल वाटर होगा उसमें आयंस मिलेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा पाएंगे। बट व्हेन समथिंग लाइक ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज की बात करें, डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो ये स्प्लिट नहीं होता है आयन में। ग्लूकोज के अंदर टेंडेंसी नहीं होती कि वो आयंस में ब्रेक हो जाए, ये टेंडेंसी सॉल्ट की है, सॉल्ट्स ब्रेक हो रहे हैं अपने आयंस में। तो ग्लूकोज स्टेज एज मॉलिक्यूल इन वाटर, सो देयर इज नो केमिकल चेंज, ओनली अ फिजिकल चेंज, ठीक है। ग्लूकोज में कोई भी चेंज नहीं होता है केमिकल, है ना। तो ग्लूकोज क्योंकि अपने वाटर में, अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता है, तो ग्लूकोज स्टेज एज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की तरह ही वाटर में पड़ा रहता है। सो देयर इज अ नो केमिकल चेंज, ओके। तो जब कुछ नया फॉर्म ही नहीं हुआ, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर को सॉल्वेंट की तरह कैसे हम समझेंगे? तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अक्सर आपने सुना होगा, क्लास 6 में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक यूनिवर्सल लॉ जो सबको ही मान रहा है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसमें सब, हर जगह हम सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट, ज्यादातर हम किसको देख रहे हैं, वाटर को देख रहे हैं। आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वाटर के अलावा भी आपको सॉल्वेंट मिला करेंगे, लेकिन मोस्टली आपको जो सॉल्वेंट मिलेगा वो वाटर मिलेगा, क्योंकि वाटर में ज्यादातर चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, अगर हम घरेलू भाषा में समझे, ठीक है। तो वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मेनी सॉलिड, है ना, लिक्विड्स, गैसेस, बहुत सारे सॉलिड लिक्विड गैसेस को ये डिसॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल देते हैं, है ना। अच्छा, और किस तरीके से एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह रिएक्ट करता है? अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। The mixture of water and the dissolved substance is called the solution. Solution क्या होता है? आपने पानी लिया, पानी में नींबू डाला, चीनी डाली, है ना, तो एक सोल्यूशन तैयार हो गया। बट पानी क्या था? सॉल्वेंट था, और जो डाला गया वो सॉल्यूट था। समझ पा रहे हो? और टुगेदर इट बिकम्स सोल्यूशन, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो सम सॉलिड्स दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सॉल्ट, शुगर, है ना, एंड आयनिक, एंड क्या कहते हैं, सॉल्ट, शुगर एंड अदर आयनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं, जो कि हमारे वाटर में डिसॉल्व हो रहे होते हैं। मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर गिव इट अ टेस्ट लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब डिसॉल्व होते हैं वाटर में तो ये इसको टेस्ट भी देते हैं, है ना। ये हमारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो लिक्विड्स लाइक एल्कोहल, एसिड्स एंड बेसिस कैन आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। मतलब आप देख रहे हो, लिक्विड से लेकर के गैसेस से लेकर के जो ज्यादातर चीजें हैं वो डिसॉल्व हो पा रही हैं, है ना। तो उन्हीं को ही हम कहते हैं क्या, कि ये
सोल्यूट है जो डिजोल्व हो पा रहे हैं, इसीलिए भाई ज़्यादातर चीज़ों को सॉल्वेंट हमारा वाटर जो है डिजोल्व कर पा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया। अब आगे चलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर में सोलिबिलिटी क्या चीज़ होती है, ये तो आपने कम छोटे से क्लास में ही पढ़ लिया होगा कि सोलिबिलिटी मतलब सोल्यूबल होने की एबिलिटी, कोई चीज़ कितनी अच्छी तरीके से, कितनी जल्दी तरीके से या हो पा रही है या ना नहीं हो पा रही है डिजोल्व, है ना, ये यहाँ पर रिलेट करेगा। जैसे वाटर लिया, सॉल्ट डाला, सॉल्ट इज सॉल्युबल, सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है ना, तो वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉइल की सॉल्युबिलिटी क्या है, अल्कोहल की या ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी क्या है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी मींस हाउ मच सॉल्यूट कैन डिजोल्व, सॉल्युबिलिटी का मीन मतलब होता है हाउ मच सॉल्ट जो है डिजोल्व हो सकता है। जैसे ग्लूकॉन डी लिया गर्मी के मौसम में, तो ग्लूकॉन डी जब डालते हो मिलाते हो तो आप देखते हो कि अच्छे से मिल जाता है, तो यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़िया है। सैंड डालते हो मिलाते हो सॉल्युबल नहीं होता, यानी कि सॉल्युबिलिटी बहुत पुअर है, ठीक है। तो ये होती है सॉल्युबिलिटी एबल टू डिजोल्व, है ना। तो सॉल्युबिलिटी मींस हाउ मच सॉल्यूट कैन डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना, हाउ मच सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करने लग जाते हो और टेम्परेचर बढ़ाने लग जाते हो तो सॉल्युबिलिटी भी फिर बढ़ेगी, है ना, और सॉल्यूट फिर आप ऐड कर पाते हो। चलिए, to make saturated solution, solubility means how much solute can dissolve in a solvent at a certain temperature to make a saturated solution, इसको saturated solution बनाने के लिए, है ना। एक टाइम पर आप देखोगे ना, आप डालते रहोगे तो एक टाइम पर भाई डिसॉल्व होना बंद कर जाएगा, है ना, देखते हो ना, टू मेक इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि डिसॉल्व होना बंद ही कर जाए। अभी एक नॉर्मल कंडीशन पे वो पानी जो है, एक सॉल्वेंट जो है वो डिसॉल्व करता जा रहा है चीज़ों को, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पे भाई नहीं, एक सर्टेन अमाउंट को वो फिर नहीं डिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन हाउ मच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो पा रहा है उसके बेसिस पे हमारे पास में 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution where more solute can dissolve at that temperature, किसी टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट जब वेयर मोर सॉल्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो सकता होगा, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, अ सॉल्यूशन वेयर नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलना बंद हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, अब वो फिर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके बाद में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन कब आती है, जब एक सॉल्यूशन दैट हैज मोर सोल्यूट देन इट कैन नॉर्मली होल्ड एट दैट टेम्परेचर, मतलब एक सॉल्यूशन जो अब मोर सोल्यूट होल्ड कर पा रहा है देन इट कैन नॉर्मली, जो कि नॉर्मली होल्ड कर पाता है उससे ज्यादा होल्ड कर रहा है एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे वो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है ना। आई रिपीट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन दैट हैज मोर सोल्यूट, है ना, मोर सोल्यूट देन इट कैन नॉर्मली होल्ड एट दैट टेम्परेचर, नॉर्मली उस टेम्परेचर पे जितना वो होल्ड कर सकता था सोल्यूट को, उससे ज्यादा उसको क्या कर रहा है, वो बेयर कर पा रहा है, दैट इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। कम टू द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर में फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन को, अगर सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए साइज ऑफ द पार्टिकल मैटर करता है, ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल मैटर करता है। अगर आप स्टरिंग करवा रहे हो तो उतने ही ज्यादा डिसॉल्व होता चला जाएगा सॉल्यूट, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो और ज्यादा डिसॉल्व होता जाएगा सॉल्यूट। तो 3 थिंग्स अफेक्ट हाउ फास्ट अ सॉल्यूशन फॉर्म्स, दैट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल, अगर पार्टिकल का साइज कम है तो उतना ही जल्दी सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा, स्टरिंग करवा रहे हो तो उतना ही जल्दी सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा, इंक्रीज करवा रहे हो टेम्परेचर को तो उतना ही जल्दी सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि हमने देखा कि सॉल्ट जो होते हैं इन वाटर किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि क्या होते हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको 3 चीजें बताने की कोशिश की है, एक ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक सस्पेंशन क्या होते हैं, एक कोलाइड क्या होता है। सबसे पहले हम ट्रू सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ट्रू सॉल्यूशन में एक प्रॉपर्टी, सभी में 3 प्रॉपर्टी आप देखोगे, साइज ऑफ पार्टिकल, उसका अपीयरेंस क्या है, टिंडल इफेक्ट दैट इज इफेक्ट ऑफ लाइट क्या देता है, और इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन चौथी प्रॉपर्टी, यानी कि 4 प्रॉपर्टी हम देखेंगे। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है,
तो ट्रू सोल्यूशन में जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो मोलिकुलर लेवल के साइज के होते हैं, यानी कि 10 एंगस्ट्रॉम से कम के होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज होगा दैट इज द लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, जो कि एक पार्टिकल का साइज होगा इन मॉलिक्यूलर इन साइज, वो मॉलिक्यूलर साइज में होंगे, ठीक है। अच्छा, जो ट्रू सोल्यूशन की बात हो रही है, इसके बाद ट्रू सोल्यूशन का जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा? द सोल्यूशन इज क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनस। होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और सोल्यूशन क्लियर एकदम लगेगा, दैट इज द ट्रू सोल्यूशन। साइज कितना होगा? लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में टिंडल इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट ऑफ लाइट देगा या नहीं देगा? तो देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दे रहा है, लाइट डालने पर वो क्या दे रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दे रहा है, तो वो एक ट्रू सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो टिंडल इफेक्ट नहीं देगा। इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन, है ना। तो यहाँ पर आपको क्लियर सोल्यूशन, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन मिल रहा है, यानी कि देयर इज नो सेडिमेंटेशन एट ऑल, है ना। चलिए अब सस्पेंशन की बात करते हैं। तो सस्पेंशन में साइज ऑफ द पार्टिकल देखो पहले। द पार्टिकल आर लार्जर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम, है ना, लार्जर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम। पीछे आपने देखा था ना कि कितना जल्दी सोल्यूबल है, उस पर 3 फैक्टर मैटर करते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल, टेम्परेचर एंड, आपने पीछे पढ़ा था कि साइज ऑफ द पार्टिकल, टेम्परेचर एंड आपने पढ़ा था स्टियरिंग, है ना। तो यहीं पर ही साइज ऑफ द पार्टिकल कितना है? 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, ठीक है। द सोल्यूशन इज क्लाउडी होता है एंड हेट्रोजीनस होता है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कैसा होता है? क्लाउडी होता है, ठीक है। इसके बाद द इफेक्ट ऑफ लाइट वेरीज, जो लाइट का इफेक्ट है वो वेरी करता रहता है, और साथ में द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूशन सेटल डाउन, जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन के वो सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि सेडिमेंट बनाते हैं। उसके बाद अब हम कोलाइड की अगर बात करें तो साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? द साइज ऑफ द पार्टिकल रेंजेस बिटवीन 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वो लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम था, ये लार्जर देन 10,000 है, और ये लाई करता है, इनके पार्टिकल का साइज 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। इसके बाद में द सोल्यूशन इज ओपेक, सोल्यूशन ओपेक होता है बट होमोजेनियस होता है। पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बट ओपेक होता है, ठीक है। द डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल टेक्स प्लेस, यहाँ पर जो लाइट होती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कोलाइडल पार्टिकल की वजह से होती है, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन। इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको व्यू दिया अबाउट द ट्रू सोल्यूशन, है ना, और आपके जो बाकी की चीजें हैं, यानी कि सस्पेंशन वगैरह और आपका कोलाइड, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसको भी आपको उसी हिसाब से आपको इसको समझना होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई सोल्युबिलिटी क्या होती है वाटर की, तो वाटर इज स्टेबल एंड डज नॉट ब्रेक डाउन इजिली। वाटर स्टेबल होता है, इतनी जल्दी आप उसे उसका ब्रेक डाउन नहीं करा सकते, है ना, स्टेबल होता है और इजिली ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते। इवन व्हेन हीटेड अबव 2000 डिग्री सेल्सियस, इसको आप अगर अबव 2000 डिग्री सेल्सियस भी हीट कराते हैं, वाटर डज नॉट ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट, ठीक है। बट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं थ्रू वाटर, इट ब्रेक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक होता है, जिसकी रिएक्शन बेटा बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन जो आपने छोटे क्लास में भी पढ़ी थी, क्लास 6 में मैंने बताई थी, या जिसने भी बताई होगी जहां आपने पढ़ा होगा, कि जब हम H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं उस टाइम पर H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में चेंज होता है ना। इसके बाद रिएक्टिविटी विद मेटल क्या होती है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद कोल्ड वाटर। अगर हमारा कोल्ड वाटर है और अगर हमारा मेटल है, तो मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करते होंगे? तो मेटल्स लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहता है कोल्ड वाटर के साथ में प्रॉपर्टी, जो कि रिएक्शन यहाँ पर है कि जब हमारा सोडियम वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा कोल्ड वाटर के साथ में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब एक चीज कॉमन है कि हाइड्रोजन गैस सभी में निकल रही है, हाइड्रोजन गैस सभी में निकल रही है, ठीक है ना। तो किसी भी मेटल के साथ में जब कोल्ड वाटर रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या है? सोडियम, यहाँ पे क्या है? पोटेशियम, यहाँ पे है कैल्शियम, सभी में ही सेम चीज है, मेटल बदल रहा है, वाटर
बन रहा है और उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बना रहा है वो, ठीक है। मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। मतलब अभी नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद में रिएक्शन ऑफ मेटल विद हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ में कैसे रिएक्शन देता है, तो हॉट वाटर के साथ में जो मैग्नीशियम होता है बेटा, मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है स्लोली विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम के अंदर ये टेंडेंसी है कि भाई हॉट वाटर के साथ में वो रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और मैग्नीशियम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम। स्टीम का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा कोल्ड वाटर, फिर हमने देखा हॉट वाटर, फिर हमने देखा स्टीम, मतलब कि और ज्यादा हीटेड वाटर, है ना, स्टीम वाली कंडीशन। तो उसमें मैग्नीशियम रिएक्ट स्ट्रांगली विद स्टीम। मैग्नीशियम जो है स्ट्रांगली रिएक्ट करता है स्टीम के साथ में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जिंक एंड आयरन ऑल्सो रिएक्ट विद स्टीम। तो जिंक करेगा, है ना, आयरन करेगा, है ना, आयरन करेगा, जिंक करेगा, ये हमारे स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन गैस कॉमन है और जो ऑक्साइड है उसी मेटल का वो कॉमन है, तो जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद में बेटा अपना जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ये याद रखना है, वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये निकलेगी। मेटल लाइक लेड, कॉपर एंड मर्क्यूरी, है ना, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एनी फॉर्म। ये किसी भी फॉर्म में वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है। उसके बाद में आपको कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको याद रखनी है द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द हार्डनेस, है ना, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। मतलब कि जो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर होता है वो क्या होता है, वो याद रखना पड़ेगा। इफ वाटर मेक्स गुड लेदर, अगर वो अच्छा लेदर बना रहा है ना, जो झाग झाग टाइप के दिखते हैं, विद सॉफ्ट व्हेन शेकन, जब उसको शेक किया जाता है तो सॉफ्ट वाटर है। इफ वाटर डज नॉट मेक लेदर इजीली एंड फॉर्म अ वाइट लेयर ऑफ स्कम, स्कम कीचड़ टाइप का बनाता है, तो इट इज द हार्ड वाटर, है ना। हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, दैट स्टॉप सोप फ्रॉम मेकिंग लेदर, है ना। सॉफ्ट वाटर डज नॉट हैव दीज सॉल्ट, सो इट मेक्स लेदर इजीली विद सोप। तो दोनों में, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में यही अंतर है कि भाई किस तरीके से वो स्कम बना पा रहा है, वो गुड लेदर बना पा रहा है, दैट्स इट। तो दिस इज द होल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको थॉरली वाले चैप्टर में रिवाइज करनी पड़ेंगी। आज वाले चैप्टर में मैंने वो चीजें स्किप की हैं जो कहीं ना कहीं लेस इंपॉर्टेंट है, बट दैट नॉट मीन कि वो आ नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है। आपको थॉरली ही पढ़ना है, बस कुछ चीज़ों को रिवीजन बेसिस पे आपको देखना है, जैसे कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया। दिस इज अ वन शॉट, दिस इज नॉट द थॉरली कंप्लीट चैप्टर। मतलब हम ये कह सकते हैं वन शॉट का मतलब क्या है कि हमने रिवीजन किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वन शॉट में, जिसमें हम अनदर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।